दिल बड़ा नाजुक होता है, एक छोटी सी चोट लगने से टूट जाता है। पिछले दिनों जो आरक्षण की सूची आई थी, उसने अपने मजबूत प्रहार से काफ़ी उम्मीदवारों के दिलों को चकनाचूर कर दिया है। अब ऐसे उम्मीदवारों का जनता से मोह टूट चुका है और वो अपने घरों में बैठकर अपने दिल के टुकड़ों को समेटने में लगे हुए हैं। हालांकि वो आंखें बंद करके हाईकोर्ट के सामने स्तुति भी करते हैं कि हाई कोर्ट इस सूची को बदल दे और वो फिर से जनता के पालनहार बन के जनता के बीच में कूद पड़े। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो अपने चुनावी वादों के घोड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और हम आपको बताते चलें, कई गाँवों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो एक बार प्रधान बन चुके हैं और प्रधान बनकर जनता की शौचालय तक खा चुके हैं। वो फिर से अपने गांव के उम्मीदवार हैं और इस उम्मीद से लड़ रहे हैं कि हम जीत पाएंगे। तो आज हमारे साथ सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से रूबरू करवा दूं। हमारे साथ नरेश जी सजेरी हैं, महोबा जिला में पड़ता है। रोबिन जी खेड़ा सलाजीत हैं और एडवोकेट राजेंद्र जी खिरिया से हैं और जलेंद्र जी सिकरौदा से हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल पर जनता का राज पर बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से कि आप लोग आखिर क्या उद्देश्य है, प्रधानी का चुनाव क्यों लड़ रहे हो? एक बात और बता दूं मैं, जनता बहुत होशियार है, तो जो आपका जवाब है वो सटीक होना चाहिए। आप घुमाएंगे फिराएंगे तो जनता जो आप नहीं बोलना चाहते वो समझेगी, वो नहीं समझेगी जो आप शब्दों से बोलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो स्पष्ट है सच्चाई ये सभी लोग रखें। मैं चाहूँगा नरेश जी अपनी बात रखें। देखो क्या था, व्यवस्थाएं इतनी ग्रामीण स्तर पर खराब हो चुकी हैं कि एक स्तर बन गया है कि और लोग आते हैं और दारू मुर्गा या 3 महीने जो शुरुआत के होते हैं इसी को ही अपना चुनावी मुद्दा बना करके जनता का शोषण कर ले जाते हैं। चुनाव में आना जीतना, तो उसके बाद 5 साल क्या होता है कि इनका जनता से कटाव बना रहता है। प्रत्याशी चाहे वो हारा हो या जीता हो, कोई जनसेवा करना ही नहीं चाहता। तो मजबूरी ये थी हम लोगों की, चूँकि मेरा तो वैसे भी राजनीति में पदार्पण कर चुका था 2007 में, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो न्यू होती है राजनीति की उस पंचायत स्तर से ही शुरुआत की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो पंचायत स्तर पर ही होती हैं। जितनी भी योजनाएं आती हैं, सारी योजनाओं का एक जो आधार है वो ग्राम पंचायत पहुंचती है। और ग्राम पंचायत में जो कि हमने देखा कि ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत अच्छी तरह से बैठ चुका है। बिल्कुल, हम उसी पे बात करेंगे। मैं चाहूँगा राजेंद्र जी भी अपना उद्देश्य बताएं कि क्यों प्रधानी में कूदे हैं वो। जी, गांव की स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगा कि नए युवा जो शिक्षित लोग हैं उनको ग्राम प्रधानी में आना ही चाहिए और अपने सबसे पहले अपने ग्राम को ही सुधारना चाहिए। जबकि कुछ लोग ऐसा है कि पैसे से वोट खरीदते हैं। ये जैसे बड़े भाई साहब ने कहा है कि मुर्गा दारू सबसे गलत प्रभाव है लोगों के ऊपर, क्योंकि इससे लोग वोट तो कर देते हैं और जब जो 5 साल आता है, 5 साल में वो फिर जो प्रधान बनता है वो क्या करता है, अपनी जेब भरेगा, अपने खर्चे पूरे करेगा, तो और इसमें विकास रुक जाता है, पूरा विकास रुक जाता है। बढ़ते हैं रोबिन जी की तरफ। सभी को नमस्कार। मैं अपने लक्ष्यों को और गांव की जो मुख्य समस्या है उनको रखूंगा आप लोगों के बीच में। जो लोग अभी मेरे साथ हैं, जो मुझे सुनेंगे, मैं इन सारी समस्याओं को बारीकी से बताऊंगा। मैं राजनीति में क्यों आया ये भी लोगों को बताऊंगा। मेरा मकसद क्या है ये भी लोगों को बताऊंगा। अभी फ़िलहाल सवाल है कि हम लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है और हम लोगों को राजनीति में आने का क्या कीड़ा था। मैं बताना चाहता हूं कि आज खेड़ा सलाजीत, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, एक ऐसा गांव है कि जिसने विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सारे नेता दिए हैं, लेकिन आज गांव की दशा देखेंगे आप, बिल्कुल नरक है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं देखता हूं इनके सारे कारनामे, तो ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों ने, जैसे एक कीड़ा होता है पत्ते को धीरे धीरे खाता है और आज पूरा ख़त्म कर देता है एक समय पे, ऐसे मेरे गांव को भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। वो कैसे? गुटबंदी करके। कुछ ऐसे महारथी हैं जो चाहते हैं कि गांव का विकास हो ही ना। जब इस कंडीशन को हम देखते हैं कि सरकार से जब पैसा मिल रहा है तो वो जो एक पात्रता है व्यक्ति की उस तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। इन सारी लड़ाइयों को देखते हुए हमने
जनता को सरकार द्वारा जो भी लाभ मिल रहा है उन तक पहुंचाने के लिए, उनकी आवाज़ बनकर सामने आने के लिए हम इस चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं। हमारा अधिकार रहेगा कि जो महारथी थे, इन लोगों ने जो जनता को कोई भी पात्रता के तौर पे लाभ नहीं दिलवाया है, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको ये लाभ दिलवाएं। बिल्कुल, हम बढ़ते हैं अब जलन जी की तरफ। सभी प्यारे मित्रों को जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राजनीति का अच्छा शब्द है, लेकिन इसको लोग भ्रष्ट नीति के रूप में प्रयोग कर रहे हैं गांव में। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था मैं राजनीति में आऊँ। मैं तो एक योगी की भांति मैं निकल पड़ा जंगल की ओर और हरिद्वार की ओर। लेकिन मुझे लगा अगर जब कोई राजनीति में अच्छे लोग कदम रखेंगे तो सुधार होगा। जो भ्रष्ट नीति बनाए रखे हैं इसका नाश होगा। राजनीति में 4 शब्द होते हैं। रा का मतलब हो राष्ट्र अर्थात समाज के लिए समर्पित। जा का मतलब हो जाति, किसी जाति से भेदभाव नहीं। और ना का मतलब होता नीति। हमारा पूरा समाज एक होता है। अगर हम राजा बन जाते हैं तो ना हमारा अगर पिता भी अगर गलत करे तो उसके लिए दंड है, और अगर माँ भी गलत करे तो उसके लिए भी दंड है। अगर कोई घर परिवार का भी गलत करे तो उसके लिए दंड है। हमारे लिए पूरा देश अर्थात हमारा गांव एक परिवार हो जाता है। इसलिए सबके प्रति नीति का भाव रहना चाहिए और ता का मतलब त्याग की भावना रहनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा छू रहा है गाँव में, अभी देखो आपने राघवेंद्र भैया जी ने कहा था शौचालय, हकीकत में यही है। 12,500 रुपये आए सरकार की तरफ से, लेकिन प्रधानों ने क्या किया। मैं पुनः ये सवाल सबसे करना चाहूँगा, आपका उद्देश्य कि गांव में ऐसे क्या क्या घोटाले होते हैं, सवाल सबसे है। और फिर क्या गारंटी है, पहले तो आप सब वो घोटाले गिनवाइएगा जो प्रधान के द्वारा गांव में किए जाते हैं, उसके बाद क्या गारंटी है कि आप अगर पद पे आते हैं, जनता आपको चुनती है, तो आप वो घोटाले नहीं करेंगे। और ऐसे घोटालों पे जहाँ तक आपका बस चलता है उन पे आप नकेल कसेंगे, तो इसके बारे में बताइए। शुरुआत हम जलन से ही करते हैं। जी, अब जैसे मैंने आपको शौचालय के बारे में बताया, अगर जैसे कि वो तो सबको पता है कि 12,500 रुपये सरकार की तरफ से आए, केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं, तो इसके लिए हम हर महीने जनता के सामने जिस प्रकार जनता का राज चलता है उसी प्रकार जनता के सामने हम अपने कामों को गिनवाएंगे। 1 महीने में, 2 महीने में या साल भर में बढ़िया जनता को साथ लेके, किसी को भ्रष्ट लोगों को साथ नहीं लेके कि एक आदमी को पकड़ लें और उनके साथ में जाएं, कोर्ट कचहरी करें और तहसील आएँ, लेकिन जो जनता के लिए हर कार्य आएगा वो जनता के प्रति और जनता को लाभ देंगे। बिल्कुल जी। राजेंद्र जी, मैं चाहूँगा क्या क्या घोटाले हैं, क्या क्या जी। ऐसा है कि आवास से लेकर शौचालय, सड़कें, सभी घोटाले होते हैं गांव में। और जबकि सबसे ज़्यादा हर गांव में, मेरे गांव में ही नहीं, हर गांव में पेयजल की समस्या बनी और इसमें कोई फोकस नहीं होता है, क्योंकि सरकार तरफ से भी हेडपम्पों की अप्लाई नहीं देते हैं। जो रीबोर हैं वो भी प्रधान के द्वारा खा लिए जाते हैं। तो इन सब पे फोकस इसलिए करना है, नौयुवाओं को ही करना है, भ्रष्टाचार से मुक्त रहना है, ताकि जो शौचालय का पैसा आता है सीधे उनके खाते में दिया जाए और सीधे उनसे कहा जाए। और क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं प्रधान जी आप बना दीजिए, आप ही ठेका ले लीजिए, तो ये सब खाने की नौबत कुछ तो लोग ही ऐसा प्रभाव डालने लगते हैं। तो ये सब बदलाव क्या गारंटी है कि राजेंद्र जी अगर चुने जाते हैं प्रधान, तो राजेंद्र जी इन घोटालों को कुचल देंगे, घोटालों को बढ़ावा नहीं देंगे, घोटाले नहीं करेंगे? जी, मैंने गुरुओं से सीखा है और राजनेताओं से भी सीखा है, और ऐसे मैं पद पर हूँ, अधिवक्ता पद पर हूँ, कि मुझे गौरव है ऐसे अधिवक्ता पद पर कि मैं भ्रष्टाचार से मुक्त रहूँगा और रहने की कसम भी खाता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, बदनाम नहीं होना है। तब मैं इस राजनीति पे अपने गांव से शुरुआत कर रहा हूं कि लोगों को दिखाऊं गांव में कि कैसे काम होता है और कैसे करा जाता है। बिल्कुल। रोबिन जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने जो घोटाले देखे हो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अभी पत्रकार साहब ने पूछा है गांव में क्या घोटाले हुए हैं। मैं आज जनता के सामने कुछ तथ्य रखूँगा जो हकीकत भी होंगे और इससे जनता भली भांति परिचित भी होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे सरीला ब्लॉक में कोई भी एक ऐसा गांव नहीं है जहां पे खुद जनता ने खुद
आम आदमी ने, किसानों ने गाय की व्यवस्था के लिए चंदा जोड़ा हो। मेरा ही एक ऐसा गांव है जहां पे गाय की व्यवस्था के लिए गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया है। दूसरी चीज, आज मेरा गांव 8000 की आबादी वाला है। इस 8000 की आबादी वाले गांव में मात्र 18 से 22 आवास आए हुए हैं इस 10 साल में। जबकि मैं कहूँगा कि छोटे छोटे आबादी वाले गांव आपके पास के देख लीजिए, पवई है, जरिया है, सरीला है, लोगों को कहना नहीं पड़ रहा, जिनकी पात्रता है मिल रहा है। आप ग्राम के प्रतिनिधि हैं, आपका फर्ज ये होता है कि हमारी तरफ से कोई बंदा छूटने ना पाए। जबकि हमारे गांव में ये रीति रिवाज नहीं है। हमारे गांव में आए हुए लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मेरे पास विथ प्रूफ के हैं, अगर कोई देखना चाहता तो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे इनको लोगों को लाभ देने में दिक्कत है। अब सोचो आप, प्रतिनिधि कैसा है? हमारे गांव का प्रतिनिधि एक ऐसा बंदा है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं रख पाता। इतना डरते हैं लोग। किस बात पे? जागीर है उसकी। आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं। जब स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो आपको अपनी लड़ाई और अपने अधिकारों के लिए बोलना बेशक बनता है, लेकिन आप तब भी नहीं बोल पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारे मुद्दों को लेके जो आज मैं लोगों के बीच आवाज़ उठा रहा हूँ, ये आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोचने की ज़रूरत है। अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो आज नहीं कल, जैसे आप अपने बच्चों के लिए हट रहे पीछे, आपके बच्चे भी आगे अपने बच्चों के लिए हटेंगे और हमारा समाज ऐसे ही कुछ चंद लोगों की गिरफ्त में रहेगा और उनके गुलाम बन के रहेंगे। मैं नरेश जी से जानना चाहूँगा कि क्या क्या आपने घोटाले देखे, साथ ही साथ आपकी रणनीतियाँ, किस रणनीति के तहत आप जो है उसे खत्म करें? मेरी पंचायत में जिस समय पंचायत का गठन, मतलब पंचायत का चुनाव होने के बाद पंचायत प्रधान के हाथ में आई है, उस समय सरकार सपा की थी, मतलब राजनीतिक दल से भी निचोड़े हुए हैं। तो उसमें लोहिया आवास आए, 25 लोहिया आवास मेरे यहाँ आए। 25 लोहिया आवासों में मैं आपको बता दूं कि हर लोहिया आवास का जो जनता के द्वारा बताया गया है 60-60 हज़ार रुपये की अवैध वसूली की गई। अच्छा। उनको पात्र बनाने के लिए उनको दिया गया, लोगों ने वो आवाज़ भी उठाई, लेकिन वो क्या होता है कि सत्ता के प्रभाव में वो बात दबा दी गई। इस समय भी जो आवासीय वितरण हुआ, क्या होता है, जनता बहुत भोली होती है, जनता नहीं समझती है। प्रधानमंत्री ने क्या किया कि आवास गवर्नमेंट ने पुरानी 2011 की सूची के अनुसार दिए, लेकिन उसका भी लोगों ने मतलब उनसे 20-20 हज़ार रुपये वसूल किया गया। कुछ ऐसे लाभार्थी थे जो डायरेक्ट मेरे टच में थे, 7-8 ऐसे लाभार्थी बच गए जिनका पैसा एक भी नहीं लगा। बाकी किसी का आपने पेमेंट रुकवा दिया कि खाता गड़बड़ी है, इस प्रकार के साधन अपनाए। इसी प्रकार से आवासीय जो अभी जियो टैग होना था, बहुत बड़ी विडंबना है कि जियो टैग होना था, प्रधान ने अपने लोगों का ही जियो टैग कराया। जब उन लोगों का सत्यापन होना था, शासन ने उनका सत्यापन करना चाहा, उसमें वो अपात्र पाए गए। अपने लोग अपात्र हो रहे थे, उनका पैसा प्रधान ले चुके थे, ठीक है। वो अपात्रों की वजह से आपने क्या किया कि पूरी सूची ही डिलीट करा दी, क्योंकि पात्र लोगों को ना मिलने पाए। लगभग हर ग्राम पंचायत में 350-300 लोगों का जियो टैग हो रहा था। हमारे यहाँ विडंबना है कि एक भी जियो टैग करने लायक ही नहीं बचा। इतनी बड़ी पंचायत में जहाँ 15,000 की आबादी है, जहाँ आज की स्थिति में 60-60 आवास होना चाहिए था, एक नहीं है। आप विडंबना आप पता कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, शौचालय का 2,000 रुपये प्रधान या प्रधानों के लोगों ने लिया। ऐसा नहीं होता कि हम अगर पंचायत में कहीं पैसा वसूल किया जा रहा है तो प्रधान तक नहीं पहुँचा होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो 200 रुपये दीजिए। अगर किसी भी चीज़ का आप लगा लीजिए, परिवार निकल का उसका 150 रुपये चाहिए। ये एक रेट से तय हो चुके हैं पंचायत के अंदर। दूसरी बात कि मिट्टी में हमारी पंचायत बदनाम है। 75% काम मेरे यहाँ मिट्टी फिलिंग का हुआ है। आप ब्लॉक में जाएँ पता करें तो शहरी पंचायत मिट्टी फिलिंग के लिए बदनाम है, और शासन से ले दे करके उसको प्रथम वरीयता में उसको रखवाया गया। दूसरी बात ये कि सीसी निर्माण मरम्मत का काम, ये सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है मिट्टी के बाद जो पैसा निकलता है वो सीसी निर्माण में, वो मरम्मत के कार्य में निकलता है। जो सीसी निर्माण कार्य होते हैं पंचायत स्तर पर सबसे घटिया काम जहाँ होता है वो पंचायती होती है। सीसी निर्माण सबसे घटिया होती है। और जैसे कोई कोटेदार है, राशन दे रहा है, तौल में गड़बड़ी है, या अपात्र आदमी का राशन कार्ड बन गया है, या अपात्र आदमी का राशन कार्ड कैंसिल हो गया है, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपको जनता ने प्रधान बना दिया है। अगर किसी पात्र आदमी का राशन कार्ड कैंसिल हुआ है
तो प्रधान की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति का राशन कार्ड क्यों कैंसिल हुआ है, इसका जवाब वो सप्लाई इंस्पेक्टर या विभाग या कोटदार से मांग सकता है, या समय समय पर उसका निरीक्षण करे क्यों तौल में गड़बड़ियाँ आ रही हैं। आप तोलवाइए, जहाँ 1 किलो मिल रहा है वहाँ 900 ग्राम का माल दिया जाता है। ये त्रुटियाँ एक जगह नहीं, सारी पंचायतों में, आप किसी भी पंचायत को उठा के देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊँ, सफाई कर्मी गाँव में सफाई नहीं करते हैं। उन्होंने मुख्य रास्ता साफ की जो मिलन केंद्र या उसके आसपास की होती हैं, और वो चले गए। आखिर प्रधान सोता है, चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कहीं गंदगी नहीं रहेगी, पानी की व्यवस्थाएं की जाएंगी, आवास वगैरह पैसों के दिया जाएगा। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उन लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आपने उसको वोट दिया, आपने उसको वोट दिया। आप चुनाव जीते हैं, आपको किसने वोट दिया आप देखने नहीं जाते हैं। आपको तो जनता के साथ सब समानता का व्यवहार करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। जिसने आपको वोट नहीं भी किया है आप उसको सराखों पर रखिए ना, उसका काम करिए, निश्चित है कि लोग आपको सराहेंगे। मैं बता दूँ इतने, और हमारे यहाँ भी 7 विद्यालय हैं मेरी पंचायत में। कायाकल्प से सरकार कह रही है काम कराइए, लेकिन प्रधान ने काम नहीं कराया। उसका एक रीज़न था, क्योंकि कायाकल्प से जो काम होता स्कूलों में उस पर प्रधानाध्यापकों की या सबकी निगरानी होती, उसमें पैसा खाने को नहीं मिलता था। कोई कायाकल्प का काम नहीं हुआ। छतें गिरने लायक हैं, छतें गिरने लायक हैं, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। आप सरकार ने आपको कहा है कि एक विद्यालय में आप 5 से 7 लाख तक का काम करा सकते हैं। हमारी पंचायत एक ऐसी पंचायत है जहाँ कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ गाल इस बात के लिए बजाए जाते हैं कि जो हम लोगों ने अपने प्रस्तावों के द्वारा, अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराए हैं, उन कार्यों के लिए हमसे कहा जाता है। पंचायत में अगर किसी व्यक्ति से आप पूछ लेंगे पंचायत के द्वारा कौन सा कार्य कराया गया तो नहीं वो, जबकि मेरे यहाँ 4 करोड़ रुपये इस सरकार ने 36 लाख रुपये 6 माह से दिया है। आप अनुमान करिए, 5 साल का एक अनुमान लगाएंगे तो अब लगभग 4 करोड़ रुपये होता है। हमारी पंचायत में कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो पंचायत में कराया हो और उसको पंचायत का वोट मांग लिया जाए। तो इतना भ्रष्टाचार है। गौशाला का भूसा, हमारे यहाँ गौशाला 2 वर्षों से चल रही थी, कह रही थी। सरकार ने कहा गौशाला बने, गौशाला बन रही है, तो उसको 8 माह 10 माह हो गए थे। लोग परेशान थे, क्योंकि किसानों के लिए वही तो आय तक का जरिया बचा है। हम लोगों ने जब उसका शिकायत की डीएम साहब से, प्रधान का कहना था कि भूसा ही नहीं मिलता। जब मैंने डीएम साहब से थे, उस समय अवधेश तिवारी जी डीएम साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से भूसा का पैसा निकल चुका है। पहले प्रधान उस भूसा का हिसाब था, उसके बाद गौशाला चालू होगी। हम लोगों का दिमाग झरना गया। 40-50 लोग थे हम लोग जब वहाँ गए तो पशु चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से पता किया तो 1,44,000 रुपया की 2 किस्तें पहले ही निकाली जा चुकी थी बाड़े के नाम पर। एक किस्त उस समय हम लोग नहीं देख पाए, 2,58,000 टोटल निकला था। जब इस बात को हमने उठाया तब गौशाला संचालन की, हम ये समझिए कि मेरे गाँव में लोगों को सामाजिक गौशाला खोलनी पड़ी, इतना त्रस्त थे लोग। उसके बाद गौशाला की लड़ाई हम लोग लड़ी, सांसद विधायकों से कहा, तब वो गौशाला चालू हुई। इस वर्ष भी, उस वर्ष कहा जा रहा था कि अगर गौशाला को मैं कोई खुलवा देगा मैं प्रधानी से इस्तीफा दे दूंगा, तो हमने भी कहा प्रधानी से आप इस्तीफा लिख के रखिए, गौशाला तो शासन में खोलना पड़ेगी। जब सरकार पैसा खर्च कर रही थी, किस लिए कर रही है? बिल्कुल। यही हाल दूसरी वर्ष भी हुआ कि दूसरी साल गौशाला आप डीएम साहब के आइए, मुख्यमंत्री के पास आइए। हम लोगों ने उस बात को प्रखर रूप से उठाया, अधिकारियों के पास भी हमने कहा अगर गौशाला के लिए आपको कह रहे हैं लाइट नहीं है, पानी कहाँ से आएगा? मैंने कहा जनरेटर मेरा है, मैं आपको जनरेटर दे रहा हूँ। बोले डीजल नहीं है, मैंने कहा पर डे का 10 लीटर डीजल मैं दूंगा, आप गौशाला संचालन कराइए। और फिर ये बात आई कि अब लेबर नहीं है, तो मैंने कहा लेबर भी अगर उसके संचालन के लिए शुरुआत ही चाहिए है तो लेबर भी मैं दूंगा, आप गौशाला चलाइए। तब अधिकारियों ने प्रशासन के दबाव में और नेताओं के दबाव में उस गौशाला को संचालन किया। आज किसान खुशहाली से रह रहा है। बिल्कुल, तो आपका वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक गलत वोट सामने वाले को स्कॉर्पियो और उसका महल बना के दे सकता है, लेकिन आपका एक सही वोट आपके गांव की सड़क है, पानी की व्यवस्था है, गौशाला है, सब कुछ दे सकता है। मैं चाहूँगा मेरे संवाददाता जो राजकुमार जी हैं वो इन जो उम्मीदवार हैं इन सबसे मेरा एक ये सवाल है कि जो पुराने नेता हैं वो राजनीति को एक धंधा बना लिया है कि हम आएंगे 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ेंगे फिर जीत जाएंगे। और मेरा सभी उम्मीदवारों से ये है कि क्या आप भी इसको धंधा बनाएंगे आगे चल के राजनीति को? मैं इसका जवाब देता हूँ। राजकुमार जी ने जो सवाल पूछा है कि क्या सच में ये हकीकत है, तो मैं कहना चाहूँगा ये बिल्कुल हकीकत है। राजनीति ही क्यों करना चाहते हैं लोग? राजनीति एक ऐसा माध्यम है जहाँ से लोग अपनी पहचान के साथ साथ कम समय में पैसा भी कमाने का माध्यम समझते हैं, तो इसलिए राजनीति करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि राजनीति के माध्यम से जो हमारा कर्तव्य है, जनता तक सरकार के लाभ पहुंचाना, जनता के लिए हर समय खड़े रहना, ये वो भूल जाते हैं। नेता का मतलब भूल ही जाते हैं वो लोग। तो वही चीज़ है
कि अपने अधिकारों से पीछे हटने वाले राजनीति नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा मकसद, या हमारा हो या नेताओं का मकसद एक ही है कि जनता को लाभ देना। जनता को जब लाभ ही नहीं पहुंचेगा तो हमारा राजनीति करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हर एक चुनाव में या हर पंचवर्षीय में ऐसे लोग निकल के आते हैं जो वादे बहुत करते हैं, दावे बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव जीतते हैं उसके बाद उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल। तो रॉबिन जी कैसे स्पष्ट करेंगे, रॉबिन जी कैसे उनसे अलग है, कैसे उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है? आपने कहा, मैं अपने गांव की बात रखूंगा। खेड़ा से लाजीत में आज बहुत सारे उम्मीदवार हैं, किसी भी एक उम्मीदवार का मैनिफेस्टो नहीं है कि मैं ये सारे काम करूंगा। आज हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, लोगों के बीच में मैंने रखा है कि जो अति आवश्यक चीज़ें हैं वो रियल में होनी चाहिए। आज गांव में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो उनके शूज कम से कम पूरा भीगी जाते हैं, क्योंकि हर सड़क भरी हुई है। थोड़ी सी बरसात होने पे आज सड़क में पूरी जगह कीचड़ फैला हुआ है, कहीं पे भी पानी का बहाव नहीं है, हर जगह पानी स्थिर है, मच्छर पैदा हो रहे, लोग बीमार हो रहे, सफाई कर्मी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जितनी भी सरकार द्वारा चीज़ें दी जाती हैं, चाहे हम वेबसाइट के माध्यम से हो या किसी भी ग्राम सभा के माध्यम से हो, चाहे हम 25 लोगों को इकट्ठा करके हम हर एक काम की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। हम जब हर काम को सार्वजनिक तौर पे करेंगे तो इससे हमारी जनता को प्रॉफिट क्या होगा कि जो मेन लीडर है वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। अब सोचना आप लोगों को है कि हाँ, रियल में अगर जो बंदा सार्वजनिक करने के लिए तैयार है कि सरकार द्वारा क्या लाभ मिल रहे हैं और क्या लाभ नहीं मिल रहे हैं, अगर वो हमें पता होंगे तब तो हम उसका लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल। राजन जी, आप भी इस बात का जवाब देंगे जी। के सवाल का? ऐसा है कि जैसे हम लोग नए युवा राजनीति में आए हैं तो हमने पहले संघर्ष करना तो चालू कर दिया था राजनीति से पहले, क्योंकि हमारा पेशा एक ऐसा है कि हम तो वैसे ही सब सार्वजनिक सेवा करते हैं। और दूसरी बात, जो हमने 5 सालों का कार्यकाल निकाला है, RTI डाली है, और फिर भी हम चुनाव में आए हैं तो इसलिए आए हैं कि जब हम RTI डाल सकते हैं तो हम अपनी क्यों नहीं डलवा सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो हम जनता के लिए, वो आप सबके लिए यही है कि जब हम दूसरे की RTI डाल के शिकायतें करते हैं, जांच बिठालते हैं, वो हम ईमानदारी पे नहीं आएंगे तो हमारी भी RTI डले, हमारा भी जांच बैठे, तब पता चले। और हम एक संघर्ष करते हैं और कहते भी हैं लोगों से कि हर महीने पंचायत करिए आप, और पूरा काल खुली बैठक रखिए गांव की कि आप प्रधान जी ये काम क्यों नहीं हुआ है। प्रधान तो वही है जो हर महीने या 15 दिन में लोगों की सुने, बैठ के सुने। और यहाँ मैंने 5 साल में कभी आज तक गांव में देखा नहीं कि कोई बैठक मीटिंग हुई हो। और सबसे बड़ा, मैं जनता को एक ऑफर देना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन जनता ने मुझे गाँव की चाहा तो मैं फ्री कोचिंग चलाऊँगा गाँव में। सबसे बड़ा जो मेरे जो उद्देश्य है आपका, जो आप करवाएंगे कार्य जी मैनिफेस्टो, उसके बारे में जिक्र करेंगे। हम चाहेंगे जो जलेंद्र हैं वो भी इस बात का जवाब दें। जी भैया, जैसे राजकुमार जी ने कहा कि लोगों ने इसको धंधा समझ रखा है। सबसे पहले तो हमें एक मन से विचार निकालना चाहिए, धंधा नहीं। अगर हम इसको धंधा समझेंगे तो भ्रष्टाचार कभी नहीं खत्म होगा। तो हमें इसको सेवा के रूप में बदलना होगा। हम एक सेवक के रूप में कार्य करेंगे तो हमारे गाँव अर्थात समाज में ना भ्रष्टाचार पैदा होगा। क्योंकि ये है कि मतलब कि जब कह के पहले हमें अपने खुद को बदलना, जब खुद बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमें खुद को बदलना होगा, इसलिए हम जनता से यही आग्रह करेंगे, अच्छे लोगों को, हम ये नहीं करेंगे हम ही को लाएं राजनीति में, जो भी अच्छा हो उसको चुनें और अपने कार्यों को अच्छे से करवाएं। और क्योंकि हर नागरिक स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र भारत है, तो इसके क्योंकि लिए जनता के लिए DM के भी द्वारे खुले हैं, तहसील के भी द्वारे खुले हैं। और इसको क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ नेट पर डल रही है। अगर CC का निर्माण हुआ तो वो भी नेट पे डलेगी। अगर शौचालय निर्माण हुआ, कितना रुपया आया कितना नहीं आया वो भी उसमें डला। और जल पेय की कोई सुविधा आई तो वो भी नेट पे डलेगी। हम यही जनता से आग्रह करेंगे, थोड़ा सोशल मीडिया की ओर भी आगे बढ़ें और खबरें भी देखें और जागरूक भी बने। हम नरेश जी से जानना चाहेंगे इसी सवाल का जवाब जो है। तो बिल्कुल सत्य ये है कि राजनीति वास्तविकता में अधिकांश लोगों के लिए एक धंधा ही है। ठीक है, क्योंकि जो भी आता है चुनाव में उसकी वो एक तो पहली बात विजन कोई बनाता नहीं है, कोई योजना नहीं है। मेरे यहाँ जितने प्रत्याशी हैं किसी का कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है।
आप मुर्गा दारू खिलाइए, 3 महीने में चुनाव जीतिए और अलग हो जाइए। आपको कुछ नहीं करना। मुझे जब मैंने राजनीति में पदार्पण किया 2007 में, मैंने कभी भी, आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि आप 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, या मैंने किसी को दिलाया है या दिया है। मैंने जो भी काम कराए पूर्णतः स्वच्छ कराए हैं। शुरुआती 2 साल मुझे इस बात के लिए लग गया लोगों को एहसास कराने में कि मुफ्त में भी काम होते हैं। हमारे यहाँ क्या था कि एक था आप पैसा दिलाइए, कई पुलिस वालों के साथ लेन देन वाला सिस्टम है, कहीं किसी को लड़ाइए झगड़ाइए, पर उसका 5,000 दिलाइए, 3,000 जेब में डालिए, 2,000 पुलिस वालों को दे दीजिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये सिस्टम राजनीति में क्या है कि आप लड़ाएंगे, एक पक्ष तो मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा। हमने क्या अपनाया, हमने कहा नहीं, हमको दोनों पक्षों के बीच में सुलह करानी है। हम किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनका घर बचे। और कोई भी कार्य हो, हमने उसको लड़ झगड़ के अधिकारियों की कमियां पकड़ी और कमियां पकड़ने के बाद उन पर प्रहार किया और वो काम कराए जो जनता एहसास नहीं कर पा रही थी कि बिना पैसे हो सकते हैं। आप चले आइए सिजेरी में, मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं पूरी तरह से सिजेरी पंचायत में इन्वॉल्व हुए। एक आदमी, एक पर्सन आपको ये नहीं कह सकता है कि मैंने 2 रुपये नरेश जी को दिए हैं और मेरा काम 2 रुपये से हुआ है। मैंने काम भी कराए हैं। 7 वर्षों तक लगातार मेरा संघर्ष जारी रहा उस पंचायत में। हमारे यहाँ भी मठाधीश हैं और आज की स्थिति में हमने लोगों को एहसास है और उम्मीद भी है कि हम बड़ा परिवर्तन करेंगे। और मेरा कहना है कि मेरी पंचायत में 1 रुपये का लेन देन नहीं होगा किसी कार्य के लिए, खासकर पंचायत के लिए। हम देखते हैं कि किसी अधिकारी के पास परवाह टिकने का बनवानी है, आप जाते हैं, बोले 100 दे दीजिए। हमने कहा किस बात का 100 रुपये दे रहा है, आप गलत बनवा रहे हैं आपसे। जब हम सही काम कराएंगे तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। किसी भी तो मैंने अपने पंचायत में, मेरा यहाँ बहुत साफ प्रणाली चल रही है मेरे द्वारा। जो काम पंचायत ने रोके उस काम को हमने लिया, हमने कराया, लोगों को एहसास कराया कि एक पक्षी पंचायत नहीं होती है, पंचायत भर कार्य नहीं करती है। आप अगर जागरूक होंगे, आपके अंदर अगर शिक्षा होगी, आप उन्हें जागरूक करिए और अब लोग जागरूक होंगे तो निश्चित है कि पंचायत से भ्रष्टाचार खत्म होगा। बिल्कुल। मेरा सवाल है कि सभी को अपने घर के बाहर एक स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर चाहिए। जब आप लोग सभी लोग दम भर रहे हैं कि नहीं, हमें पैसा नहीं कमाना है, और जो प्रधान है उसकी एक सैलरी जो है बहुत मिनिमल होती है जी। तो क्या आप सब जो कह रहे हैं वो यथार्थ सत्य है? फिर कैसे आप लोग अपने सपने जो है या हर व्यक्ति की जो सोच होती है वो कैसे पूरी? इस बारे में मैंने सोचा है। देखिए, मैं चाहूँगा कि मैं शुरुआत राजन जी से इस सवाल का जवाब सबसे पहले जानना चाहूँगा। ऐसा है राघवन जी कि सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं यही कि मेरे स्कॉर्पियो खड़ी हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, मैं ज़मीन खरीद लूं, तरह तरह की सोचें करते हैं। लेकिन जब हम ईमानदारी से काम करने पे उतरे हैं, समाज सेवा पे उतरे हैं, तो हम लोग अगर ऐसा जनता आप सोचेंगे, सभी के शब्दों को, शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं, जनता आप सबको सुन रही है जी, तो मैं चाहूँगा अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोगों में और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए हमें तो वही खुशी है कि हमें चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे साइकिल से चलना पड़े। हम तो सोचते हैं कि हमें मोटरसाइकिल पे ही ना चलना पड़े, क्योंकि पेट्रोल भी आप जानते हैं महंगा हो गया है। तो हम विकास की ओर चलें, बस हमें तो 5 साल में विकास दिखाना। मैं रोविन जी से इस बात का जवाब जानना चाहूँगा। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आज मेरे गांव में जो भी प्रतिनिधि है, उसके चाचा, उसके दादा, उसके छोटे भाई, सबके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। जब उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं और जनता को लाभ नहीं है, तो उनकी जनता की जो आवश्यकता है उनके माध्यम से ही होंगी। जब माध्यम से होंगी तो वो एज ए पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनने के रास्ते हैं। लेकिन हमारे उद्देश्य ऐसे नहीं है। अगर हमारे पास गाड़ी है तो वो सार्वजनिक रखने की बात रखते हैं हम, कि रियल में ऐसे डिलीवरी टाइम पे, एज ए एक्सीडेंट टाइम पे अगर होता है तो हमारी गाड़ी अगर खुद की भी है तो हम उनको फ्री देने के लिए तैयार हैं, वो सार्वजनिक रखने के लिए तैयार हैं कि अगर आपके पास इमरजेंसी है तो उस गाड़ी का उपयोग करिए। लेकिन उनके घर ऐसा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर राजनीति से पैसा नहीं कमाएगा, आप इंजीनियर थे, अच्छी खासी सैलरी हो, और फिर प्रधानी में इससे बहुत कम सैलरी है, तो कैसे काम चलेगा? आपका अपने खर्चे हैं, पहनावा है, आना जाना है, समाज में उठना बैठना। जब आप कह रहे हैं मैं पैसा उससे कमाऊंगा नहीं, तो कैसे राजनीति क्या सोच रही है, कैसे अपने सपने, अपने परिवार के सपने पूरे करेंगे? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीति से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। जब हम हर चीज़ सार्वजनिक रखने वाले हैं तो पैसा स्वाभाविक है नहीं कमा पाएंगे। अब हमारा आप बैकग्राउंड देखेंगे, हाँ, तो बैकग्राउंड मेरा इतना भी गिरा हुआ नहीं है। आज सब कुछ है घर में, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि मेरे दादा का जो नाम था वो वैसा भी मेरा भी नाम हो, उनका
बात हर जगह माननी थी, तो मेरी भी बात माननी हो। मैं आज उनके पद चिन्हों पर चलने जा रहा हूँ। और राजनीति क्यों पकड़ी है? तो राजनीति का एक मकसद है, अगर कोई पद होता है तो शायद उसकी वैल्यू के आधार पर लोग उसको मानने के लिए भी तैयार होते हैं। सवाल फिर से मैं दोहराऊंगा रोबिन जी, वो संक्षिप्त शब्दों में आपसे जवाब जानना चाहूँगा कि राजनीति में जो भी युवा आता है, अगर वो राजनीति में ही अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढेगा, आय की स्रोत ढूंढेगा, तो राजनीति ढंग से नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे एक ही शब्द में जानना चाहूँगा कि आखिर आपकी जो इनकम आएगी वो मेनली इनकम कहाँ से आएगी? राजनीति से मेरी पहली बात कोई इनकम नहीं आएगी। और आज जो मेरे घर में इनकम सोर्सेस हैं वो मेरी ज़मीन है। आज हम लोग गांव की निगाहों में बड़े ज़मींदार माने जाते हैं, तो हमारा राजनीति से इनकम का कोई सोर्सेस नहीं है। अगर हमें कोई उद्योग धंधे करना है या पैसा कमाना है तो हम अपने घर की बदौलत, अपने घर के निजी पैसे से ही हम उद्योग धंधे डाल सकते हैं। आज नहीं कल हम लोगों के बीच में अच्छे काम हो पाएंगे। मैं चाहूँगा नरेश जी भी इस बात का जवाब दें कि आखिर सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन मेरे यहाँ जो मेरी पृष्ठभूमि है, आर्थिक पृष्ठभूमि है, वो शुरुआत में मेरे पिताजी, जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ आपको, तो 200 रुपये के वेतन पर विद्यालय पढ़ाते थे। और जो ट्यूशन था वो मुफ्त पढ़ाई। मेरे पिताजी का मतलब ये कह लीजिए कि और सामाजिक तौर पर समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बच्चों को पढ़ाना होता था तो उस समय मेरे पिताजी मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाते थे, और वो परिस्थितियाँ मैंने देखी हैं। मेरी और आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या था कि जब हम किसी का भला करते हैं या कोई अच्छा कार्य करने निकलते हैं तो निश्चित है हमारा किसी न किसी तरीके से अच्छा होता है। मेरे पिताजी की जॉब लगी और सन 96 में वहाँ से हमारी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है वो बदलना शुरू हुई। और आज की परिस्थिति है, मेरे घर पे मेरे दादाश्री इंटर कॉलेज में लेक्चर हैं, मेरे पिताजी जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं, मेरी मिसेज जो वो भी जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक हैं, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी रही हैं आज के समय में। और कहा जाए तो आर्थिक रूप से मेरी काफ़ी अच्छी सी स्थिति है। मैं खुद एज ए विभागाध्यक्ष बीएड विभाग में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पैसे वाली बात है तो ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा इसी क्षेत्र से निकाल सकते हैं। हम अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे लोगों का लिए कार्य कर रहे हैं तो कुछ नाम भी होता है। मैंने एक सप्लायर काम किया था, क्योंकि उसमें क्या था, वो भी भ्रष्टाचार का एक रास्ता था। मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने सोचा है कि अपना व्यापार एक अलग से डाला जाएगा और उसके लिए अपने घर के पैसों से ही अब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मुझे राजनीति में पैसा नहीं चाहिए। जो भी पैसा उससे मिलेगा वो पैसा उसी जनता का है, उसी जनता के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। मुझे अगर स्कॉर्पियो लेनी है, मुझे अगर कोई गाड़ी लेनी है तो मैं उसके लिए अपने खुद के पैसों का इन्वेस्टमेंट करूँगा। मुझे और खैरात का या ये भ्रष्टाचार का एक रुपये नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सोच उतनी गंदी नहीं है जो अन्य लोगों की है। तो मैं चाहूँगा इस बात का जवाब पुनः राजन जी दें कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा। जी राघवन जी, देखिए हमें कोई भ्रष्टाचारी या कोई नंबर 2 से कमाई पर इनकम पर फोकस तो नहीं है, ना ही रहेगा, क्योंकि हमें जितना वर्तमान में आता है हम उतने ही में खुश हैं, उतना जितना आएगा भविष्य में उससे ही खुश रहेंगे। क्योंकि मेरे एक साइड तो पे मेरा वकालत से पैसा आता है, मेरी मिसेज हैं जो मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं, असिस्टेंट का काम करती हैं, तो वो मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रधानी संभालूंगा तो वो मेरा बस्ता संभाल लेंगी, क्योंकि मेरी साइड भी बंद नहीं होगी तो मेरा स्रोत तो जो बना ही रहेगा। और आगे जो काम मैंने ईमानदारी से वादा किए हैं वो करूँगा और निभाऊँगा, तो ये मुझे आगे भविष्य के लिए है। क्योंकि मैं अगर अच्छा काम करूँगा, विकास के लिए करूँगा, तो मुझे आगे और मौका मिलेगा। तो मैं बड़ी बड़ी कोई सुविधाएं हैं और या फिर मैं मान के चलो जिला पंचायत जाऊँ या विधायकी या कुछ भी जाऊँ, तो मुझे वहाँ से ईमानदारी से ही जितने भी काम लाऊंगा तो अपना मेरा गांव, मेरा क्षेत्र मेरे आदर्शों पे आगे बढ़े। मैं स्वामी जी के आदर्शों पे चलना चाहता हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा तो स्वामी जी के आदर्शों पे नहीं चल पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा समय में बदलाव है, क्योंकि वो रुपया छूते नहीं थे। अब आप इस समय ऐसा है कि आप रुपया छूने के बगैर कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप किसी को लगाएंगे तो उस पर आप भरोसा 100% नहीं कर सकते हैं। यही सब बात। जलन जी, मैं इस सवाल का जवाब आपसे भी जानना चाहूँगा। जी भैया, आपने ये कहा कि आपके द्वारे पर स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, सबसे पहला तो हमारा ये उद्देश्य है, हम इसके लिए नहीं राजनीति में उतरे हैं, हम तो समाज सेवा के लिए उतरे हैं। रही ये बात आय का स्रोत, प्रभु की कृपा से जो आय का स्रोत है वो हमारी खेती है।
और रही मैं पतंजलि में डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स मैनेजर भी था। तो क्या है कि वहाँ पे मेरे को अपना जैसे मतलब कि मेरा क्या रहन सहन क्या ये झोली है, और जिनने कोई खास नहीं है कि मैं ज़्यादा कपड़े अच्छे पहनूं, कोई चप्पल। अभी मैं साइकिल से चल रहा था, लेकिन माताजी पिताजी ने कहा कि बेटा मोटरसाइकिल ले ले, बहुत चलना पड़ा। चलो मैंने प्रयास करने पर उनके ले ली मोटरसाइकिल। बस हम तो यही सोचते हैं, जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं, ज़्यादा अपने बारे में नहीं, हमें अपने बारे में नहीं सोचना, जनता के बारे में सोचना है, समाज के बारे में सोचना है। बिल्कुल जी। पुनः मैं ये कहूँगा, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार के पेशे में हूँ। जो प्रचार आता है उससे घर चलेगा, गाड़ी चलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे समृद्धि आएगी। तो क्या आप लोग अपने साथ अन्याय कर रहे हैं? नहीं, अगर क्या होता है कि अगर आप अपने नाम के लिए और अगर आपका उद्देश्य या ध्येय समाज सेवा है, तो आपको कुछ अपने हितों का भी त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप अपने हितों की तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित है आप समाज सेवा नहीं कर सकते। बिल्कुल, वही मेरा सबसे ये सवाल है पुनः कि कोई भी दुकानदार हो, अगर वो पूरा समय वहाँ देता है, कोई भी ड्राइवर हो, अगर वो पूरे समय वहाँ देता है, तो उतना कमाता है वो, ताकि उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो अच्छे से चल सके। तो फिर से ये बात दोहराऊंगा मैं कि क्या आप लोग अपने साथ अन्याय कर रहे हैं प्रधानी का चुनाव लड़के? मेरे पास ये समस्या नहीं है, क्योंकि मेरी जो धर्मपत्नी है इसमें, वो उनका जूनियर असिस्टेंट टीचर पे काम कर रही हैं, तो उनका बहुत सहयोग मिलता है, और मेरे गार्जियन का भी। मैं बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि मेरे माता पिता और जिस प्रकार से मेरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसे माता पिता सबको मिले। मैंने जिस कार्य को भी आगे बढ़ाया, कभी मुझे बैकडोर मतलब वापस नहीं देखना पड़ा, बैकडोर सपोर्ट मुझे मिलता रहा है। रही बात पैसे की कि पैसा कहाँ से आएगा, तो हर चीज़ का, और पैसे से मैंने बताया कि आपको कि उसके साइड बिजनेस ढूंढे जाएंगे, लेकिन जनता का पैसा 1 रुपये का लेन देन मेरी पंचायत में नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी पंचायत प्रदेश स्तर पर इसलिए जानी जाए कि जहाँ भी और प्रधान बैठे, जैसे मेरे मित्र हैं, ये हैं प्रतिद्वंदी मेरे सारे हैं, विकास के नाम पर मेरे सारे प्रतिद्वंदी, जैसे राजू भाई गौरारी, देवेंद्र राजपूत गलिया, कमलेश राजपूत जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं इस समय जलाकर, और कुछ एटोरा से हैं, जालौन से। मैंने उन पंचायतों का सर्वे किया है, अरे उन पंचायतों का एक निकाला है कि आप आखिर ये लोग काम करते कैसे हैं। उन सभी लोग, आप कहेंगे कि ये सोर्सेज आप लाते हैं, आपने इस पर पैसा खर्च किया, तो जब आपको अच्छा काम करना होता है तो निश्चित है कि आप अच्छे लोगों को ही देखते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हाल तो मेरे लिए आदर्श के रूप में आप कह सकते हैं, देवेंद्र गलिया हुए, राजू राजपूत गौरारी हुए, या बड़े भाई हमारे कमलेश राजपूत जलाकर हुए, तो ये सारे लोग हमारे लिए एक मोटिवेशनल काम करेंगे। मेरी इन्हीं से कह दीजिए कि मेरी प्रतिद्वंदी है ये विकास के नाम पर। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो प्रदेश स्तर पर मेरा प्रयास रहेगा कि 10 वर्ष इनके और 5 वर्ष मेरे इनके ऊपर काम आएंगे। हमारे संवाददाता अवधेश जी के कुछ सवाल हैं। जी, मेरा क्वेश्चन सभी लोगों से है, आप एक लोग करके जवाब दे सकते हैं। कथनी और करनी। कथनी अगर आप कह रहे हैं कि हम विकास कराएंगे, क्योंकि जनता पहले से ही हर कोई आके प्रत्याशी यही कहता रहा है बीते वर्षों में कि आपका विकास होगा, और विकास होता नहीं है जी आमतौर पर। तो जो आप कह रहे हैं कि विकास होगा, इस चीज़ पर मैं आपको कहूँगा कि आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप भी पद पर आते हैं, आप उन्हीं की तरह भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे, आप काम करके दिखाएंगे। तो कैसे हम इस बात को जनता को विश्वास दिलाएंगे आप? ऐसा है कि सबसे पहले तो जनता को विश्वास दिलाना है तो बहुत कठिन का काम, लेकिन कुछ जनता का विश्वास, कुछ अपना विश्वास मिलके ही काम को संघर्ष में जाएंगे जी। अब जैसे कि हर महीने अगर पंचायत रखी जाएगी, सब लोगों से मिलकर उसकी बात रखी जाएगी, तो कुछ भरोसे से, कुछ हम अकेले, एक बात है कि अकेले प्रधान तो काम कहीं नहीं कर सकता ना, तो हमें सबको मिलके, सबको लेके काम करना है। तो यही एक रणनीति है, यही एक सीढ़ी है कि हम सबको मिलके बैठक करेंगे, लेके चलेंगे, तो ज़रूर है कि ईमानदारी से ही काम होगा। और जब हम अकेले ही काम करते हैं, कुछ 2-4 लोग ले लेते हैं, और तो वो ज़रूर है कि अगर हमारी नीयत में खोट है तो हम ऐसे काम करते हैं। भैया मेरा एक क्वेश्चन और है, आप कह रहे हैं कि आपकी जनता साथ देगी या जो भी है, आप इस चीज़ को बताएं कि अगर आप पद पर रहते हुए, आप जो भी, जब आप खड़े होते हैं चुनाव में, तो आप सबसे कहते नहीं जाते हैं कि हम चुनाव लड़ लें, सबसे पूछते हैं कि हम चुनाव लड़ लें। जब कोई योजनाएं आती हैं तो आप गांव के कोई भी प्रधान हर वर्ग के व्यक्ति से पूछता नहीं है कि ये योजनाएं आई हैं, किसी को तब क्यों नहीं बताया जाता है? देखिए, योजनाएं तो हम अभी से चालू कर दी हैं कि आपको क्या योजना आती हैं और क्या आपको अभी से आवश्यकता है। जैसे कि मेरे गांव में इस पंचवर्षीय में कोई भी
आवास नहीं आया है। अब मान के चलिए 5 साल में ग्राम पंचायत में कोई आवास ना आए तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी क्या होगी। तो माना आप आकलन लगाइए कि निश्चय है कि 20-20 हज़ार रुपये का कुछ लेन देन करने की सोची होगी फिर ग्राम प्रधान ने, तब तो ये हुआ नहीं है। और कुछ लिस्ट गई भी थी, सचिव से बात हुई थी, RTI मंगाई भी थी लेकिन दी नहीं गई। तो उसमें देखा गया था कि जिसकी छतें बनी हुई हैं, पक्के मकान हैं, उनके नाम दिए गए थे। तो डर के मारे सचिव और प्रधान ने वो लिस्ट वापस ले ली है, इससे वो आवास किसी को नहीं आए हैं। और तब की मैंने पूरा संघर्ष है और करेंगे कि आवास जिसकी भी मैंने लिस्ट बनाई है, जारी की है, उसमें कोई भी सचिव, कोई भी मीडिया, कोई भी अधिकारी मेरी लिस्ट फेल कर दे तो मैं वहीं से अपने पीछे हट जाऊंगा। बात करते हैं आप सबके कामों की बात करके, आप सब क्या सोच के आए हैं, क्या प्लानिंग है, जो मैनिफेस्टो आपके हैं, जो विचार है कि हम गांव में ये करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं जलन जी से। जी, मैं तो सबसे पहले मामा जी ने एक सवाल किया, मोदी मामा जी ने कहा कि कथनी और करनी, ठीक है, कहना सरल है लेकिन करना कठिन है। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है, अगर हम जिस श्रेय मार्ग की ओर चले हैं, मैं एक चौपाई के माध्यम से आपको, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। केवल जनता हमें 5 साल के लिए चुनती है। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, जनहित में कार्य करेंगे, तो दोबारा हमें जनता लाएगी उस मार्ग के लिए, अच्छे मार्ग के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए। मैं ही कहूँगा कि जो कहें वो करें। इसलिए मेरा अभी कोई घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ। मैं क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि भाई आएंगे, आवास आएंगे, जल पे योजना आएगी। भाई मेरे यहाँ भी अभी 100 धाम भी नहीं बना, जहाँ मुख्य धाम है वो भी नहीं बना। अभी कोई भी ऐसा ना पंचायत घर बना, कोई चीज़ में। भाई जो आएगा वो जनहित में होगा। भाई कई प्रकार के घोषणा पत्र भी मैंने जल पंचायत के देखे, तो कई प्रकार टंगे हैं कि भाई मैं आपके बच्चों को, आपकी लड़कियों को यहाँ तक पहुँचाऊँगा, एक स्टेडियम बनवाऊँगा। ये कहना गलत है। अब भाई गांव में क्या कहते हैं, माता जी आपका एक अच्छा मकान है, मैं पक्का करवा दूंगा। चलो आपने कह दिया, इसमें पक्का नहीं हुआ। जनता बहुत ज़्यादा जानने लगी है कि ये फेंकालॉजी जानने लगी है। भाई आजकल अभी फेंकालॉजी चल रही है कि भाई ये कर देंगे, वो चलेंगे, हम इतना पैसा देंगे, भाई आपका इतना कारोबार बढ़ जाएगा हमारे आने पर। हमें फेंकालॉजी, हमें सच्चाई पर चलना है। मैं सत्यमेव जयते। मैं यहाँ पे जलन जी रोकूंगा। और रोबिन जी और नरेश जी से मेरा क्वेश्चन है कि सर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे शुभकामनाएं हैं, आप जीते आगे आएँ, अगर आप इसके बाद भी अपोजिट रिजल्ट रहा तो तब भी आप समाज सेवा करते रहेंगे कि कोई और बिजनेस ढूंढेंगे? निस्संदेह। देखिए क्या होता है कि पिछली बार मेरा चुनाव लड़ने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिस वजह से मैंने चुनाव से बाइकआउट कर लिया जी। और उसके बावजूद मेरा 2 साल तो वो जो पहले से मैं कर रहा था जी, 5 साल ये जो पीछे अभी निकल गए हैं जी, इसमें इसमें मैंने जो भी कार्य प्रधान ने नहीं किए, उन कार्यों को जिम्मा मैंने उठाया। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि एक जनप्रतिनिधियों के द्वारा मैंने पंचायत में अपनी कराए हैं। जैसे 490 मीटर की बाउंड्री वाल विधायक जी के सौजन्य से और जलाकर उसको खनन विभाग से बनाई गई है। वो मैंने उस विधायक जी का एक दिन फोन आया कि बोले कि आपके यहाँ कोई कार्य ऐसा बताइए जो होने लायक हो। मैंने उनसे कहा कि आपके और निधि से वो हो ही नहीं सकता, आप उसका प्रयास बेकार है आपसे करना। बोले आप दीजिए। मैंने अब दिया। मैंने फिर अपने लेटर पैड पर उसका प्रस्ताव बना के भेजा, क्योंकि उसमें प्रधान के प्रस्ताव की मुझे आवश्यकता नहीं थी। मैं जानता था कि प्रधान से अगर प्रस्ताव मांगा जाएगा तो मिलेगा भी नहीं जी, क्योंकि उसमें श्रेय लेने वाला सिस्टम हो जाता जी। मैंने जब दिया तो वो अभी मैंने उसको मई 2019 में दिया था। जून 2019 में वो प्रस्तावित होकर आया है और आज 490 मीटर की बाउंड्री आपको खड़ी मिलेगी। और ऐसे ही एक बरातशाला सांसद निधि से बनवाई है, वो मैंने ही उसका प्रस्ताव डलवाया था और आज वो खड़ी हुई है। 17.5 लाख का नाला है, एक सीसी है, 4 किलोमीटर का रोड है, जो कि हमने सांसद और विधायक दोनों से लड़ के लिया है कि उनको 5 बार प्रस्तावित की गई। वो हमने कहा आपको सारी पंचायत के जितने मेरी पंचायत से इर्द गिर्द रास्ते हैं, सारी पंचायत जुड़ती हैं, ये महुआ सीधा कनेक्ट होती है, आपको देना पड़ेगी क्योंकि हम आप लोगों को चुनते हैं। आज देखिए वो 4 किलोमीटर का रोड मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम है जैसे स्ट्रीट लाइट या कुछ भी। हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो और हम उस विकास में राजनीति नहीं करते हैं। अगर मेरी जगह सपोज दैट कोई दूसरा प्रधान भी आ जाता है तो मेरा कार्य उसी क्रियान्वयन में चलता रहेगा, क्योंकि मुझे केवल अपना कार्य नहीं करना है। अगर हमें जनसेवा करनी, जरूरी नहीं है कि आपके पास पद हो ही, आपको जनसेवा करनी है तो आप उस पंचायत के खिलाफ अगर आप लड़ सकते हैं। अगर आप वास्तविकता में और पॉजिटिव राजनीति करते हैं तो पॉजिटिव राजनीति में नेगेटिव वाला काम नहीं होता है।
आपको जनता ने नहीं चुना, जितना आशीर्वाद दिया आप उसी आशीर्वाद को लेकर के आगे बढ़ जाइए और उस काम को कराइए जो प्रधान नहीं करा रहा। हो सकता है जनता आपको अगली बार देखेगी, लेकिन इसके साथ जनता को भी एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जिन चीज़ों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों को दोबारा उस जगह बैठा देंगे, इन चाटखोरों को और इन भ्रष्ट लोगों को, तो निश्चित है कि हमारी लड़ाई जो है वो कुंद रहेगी, क्योंकि वो एक जो होता ना कि और ऊर्जा जो होती है कहीं ना कहीं वो कमेगी। क्यों कमेगी? क्योंकि हमने जो पॉजिटिव काम किए हैं जनता ने उसको प्रोत्साहन नहीं किया। बिल्कुल नरेश जी, अब रॉबिन जी से इस बारे में आगे बात मैं जानेंगे। कहूँगा, आपने अभी देखा, अगर मेरा मकसद यही होता कि अगर पद नहीं मिलता है तो मैं समाज सेवा बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस कोरोना काल में अगर जनता को जागरूक करने वाला कोई है तो वो रॉबिन ही है। आज मेरे गांव में आप कंडीशन देखेंगे, ग्राम प्रधान द्वारा गांव में इस कोरोना काल में 5 लाख रुपया सैनिटाइजर के लिए निकाला गया। आप सोचो, गांव में सैनिटाइजर नहीं हुआ है, ना लोगों को जागरूक किया है इस कोरोना काल के लिए, ना मास्क वितरण किए हैं। जितना सहयोग हमारा हुआ हमने किया है, आगे भी करेंगे। पद मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। हम जनता को हमने एज ए अपना भगवान माना है, हम उनके सेवक हैं। आज काम कर रहे हैं, आज नहीं कल शायद उनको लगा कि हम इससे बेहतर हमें कोई नहीं मिलेगा तो चुनेंगे। हमें अभी भी आवश्यकता नहीं है, हम कहते हैं, लेकिन जो उनके अधिकार हैं वो उनसे वंचित हैं। हम उन अधिकारों को उन तक पहुंचाने के लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसे मैं आज बता दूं कि भारत सरकार द्वारा हर गरीब की लड़की के लिए शादी में 20,000 रुपये दिया जा रहा है। वो वेरीफाई कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। हम उनको दिलवाना चाहते हैं, लेकिन अगर श्रेय हमारा जाएगा तो वो उस पर साइन नहीं करता है। सोचो, सही बात। तो हम ऐसे भी काम हैं जो गांव को लाभ देना चाहते हैं, जो बिना पद के हम नहीं दे सकते हैं, है ना। तो मेन चीज़ यही है कि हमारी सेवा एज ए पद के रूप में हो या बिना पद के रूप में हो, हमेशा इस समाज के लिए होगी। जितना होगा हम करने की कोशिश करेंगे। और आप अभी मुद्दों से लेके बात चल रही थी अपने हम लोगों के बीच में, मेरे गांव में बहुत सारे अभी उम्मीदवार हो गए हैं जिनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि हम ये सारे काम करेंगे। उनको मतलब भी नहीं है क्या समस्या है, इससे भी मतलब नहीं है। हमें पद चाहिए, आप पद दे दो। आपको दारू मुर्गा चाहिए, ले जाओ, जितना लेना हो ले जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप एक माय खा सकते हैं, है ना। हम बच्चों को फ्री शिक्षा करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। सरकार 8 तक कर रखी है, हम 10 तक करवा देंगे। खेल कूद के मैदान करवा देंगे। आपको मिड डे मील में आपके बच्चों को क्या खिलाया जा रहा कोई मतलब नहीं है गांव वालों को। प्रधान आधा रख लेता है, अभी कॉलेज वाले क्या खिलाते हैं कोई मतलब नहीं है। कल का खिलाते, परसों का खिलाते। ये किसकी जिम्मेदारी है? इस गांव वालों की है। जब ये सारी चीज़ें उनको याद ही नहीं है कि हमारे अंडर में आती हैं तो काम कैसे होंगे। आप जॉब कार्ड देख लीजिए, मेरे गांव में हर घर में जॉब कार्ड बना हुआ है। एक जॉब कार्ड पे भारत सरकार 10,000 रुपये देती है। अब सोचो, 700 लोगों का जॉब कार्ड बना है, 1 साल का 70 लाख रुपया ऐसे ही हो गया। अगर उसी पैसे से कुछ भ्रष्ट लोग या कुछ मठाधीश जो अपने आप को जागीर के रूप में दिखाते हैं कि नहीं हमारी ही है और हमें ही बैठना है, आज उसी जॉब कार्ड के पैसे से समाज को खरीदना चाहेगा और समाज बिकेगा, तो इससे ज़्यादा मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों को समझाते हैं, ऐसे लोगों को चुनिए जहाँ पे आप अपनी बात रख सकें, आपके साथ आपका प्रतिनिधि खड़ा हो कि हमारी ये समस्याएं हैं, आप क्या हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकते हैं। और आपको इस बीच रोकूंगा भैया, चुनाव का पीरियड है अभी। हर समय चुनाव में नेता मीठी मीठी बातें करते हैं, आप भी नेता के पद पर हैं। रिजल्ट के बाद का पीरियड बहुत अहम रहता है गांव के लोगों के लिए। गांव लगभग कई भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे दरवाजे से मत निकलना, खेत की मेड़ से मत निकलना, उसके बाद क्या ये आप में भी चेंजिंग आएंगी? बिल्कुल नहीं, ये तो कभी हुआ ही नहीं है, ना होगा। कुछ लोग हैं मेरे गांव में ही है जो आपने कहा कि हार जाने के बाद लोगों को सताते हैं, आपने हमें वोट नहीं दिया। आज मेरे गांव में भी यही चल रहा। जिस मोहल्ले के लोगों ने उसको वोट दिया वहाँ के काम हो रहे हैं, जैसे सड़क, थोड़ी बहुत काम। जिस मोहल्ले ने वोट नहीं दिया उनको स्पष्ट मना कर दिया जाता है कि आपको आवास नहीं दिया जाएगा, आपने वोट नहीं दिए। लोग सुन भी रहा,
दिख भी रहा, लेकिन जब चुनाव टाइम पे चंद पैसों की वजह से, चंद दारू मुर्गा की वजह से, कुछ खाने पीने की वजह से अगर गलत जगह वोटिंग करता है और अपना डिसीजन गलत लोगों को देता है तो इससे ज़्यादा मूर्खता कुछ नहीं होगी। इसी क्रम में जलन जी आप भी कुछ जवाब देंगे? जी भैया, मैं थोड़ी संक्षिप्त शब्दों में आपका जो मैंने रोहन भैया ने कहा कि भाई बिकने की बात, हाँ वही हो रहा है। आज हमारे गांव में भी वही हो रहा है कि क्योंकि अभी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मनरेगा में पैसा आया, जॉब कार्डों में पैसा, तो उसी पैसों का उपयोग कर रहे जो वर्तमान प्रधान थे, लेकिन उनका 25 तारीख को कार्यकाल खत्म हो गया था। उसी जैसे मतलब कि अगर 10,000 डलवाया तो 5,000 प्रधान को हो गए और 5,000 जनता के, उसी में खुश है। लेकिन ये मैं बात कहना, जो आज तो मैं खरीद सकता है वो कल बेच भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमें ना खरीदने की ज़रूरत है ना बेचने की ज़रूरत है। इसलिए हम जागरूक बने, ऐसा सेवक चुने, हमें नेता नहीं चुनना, बेटा चुनना है जो जिस टाइम भी हो तुरंत लुभा जाए, जनता की सुने। जैसे कि चाहे जहाँ लुभा जाए, अगर खेत का भी काम हो तो जाए वहाँ पे, अगर कुछ भी काम हो तो जो आपके साथ हमेशा खड़ा है उसको चुने। मैं यही अपील करता हूँ जनता। एक सबसे बड़ी समस्या है गांव के क्षेत्र के लिए, मेरे सामने मैं अक्सर देखा हूं कि जब भी किसी भी गांव में लगभग 99% लोग किसानी करते हैं, 1% लोग व्यवसायी या फिर नौकरी में होंगे। जब भी कोई किसान को बड़ा काम आ जाता है, लड़की की शादी हुई या फिर कोई बड़ी बीमारी हुई, सबसे पहले किसान भागता है। पहले तो साहूकारों के चक्कर में रहता था, अब केंद्र सरकार योजना दे रखी है केसीसी। तो सबसे बड़ी भैया मुझे केसीसी में आप लोगों से यही दिक्कत आती है कि केसीसी का जब भी काम होता है तो उसमें लेखपाल, बैंक सीधे परसेंटेज चलती है। क्या ये प्रधान जिम्मेदारी लेंगे कि उनका जो इसके बारे में मैं डिटेल में मेरे यहाँ बताता मैं हूँ। इसको बता रहा हूँ जी। मेरे यहाँ मैंने इस पर काम किया है जी मेरे यहाँ जितने केसीसी बने हैं, हाँ जी 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा उनको जागरूक करने की। अगर आप जागरूक करेंगे कि आप जाइए, जो भी वकालतनामा जो भी उसका लगता है और बनाने के लिए, एक्सर खा बनने के लिए आप बरसनामा नहीं लगता, उसको बोलते हैं कि, और एक्सर खा बनता है तो एक्सर खा आप बनवाइए लेखपाल से। और खसरा जो बनेगा, खसरा की जो 2 रुपये फीस होती है तो आप वो दीजिए। लीगल तौर पे अगर आप बनवाएंगे तो आपको कोई भी उसको भ्रष्टाचार वाला मामला नहीं आएगा। अगर हम लोग आते हैं उस जगह पे तो फिर क्या होगा, इसको प्रभावी रूप से इस बात को कहेंगे कि लेखपाल आपका खसरा बनाएगा और लीगल खसरा बनाएगा, 1 रुपया नहीं लेगा। जहाँ ये बात आती है हम वहीं परिहार करना शुरू कर देंगे। बैंकों में बहुत हद तक इस सरकार ने बंद कर दिया है। अब जो लगता है कागज़ खर्चा आपका 12 साल 18 साल सब बनवाने का, वो आपके अकाउंट से कटेगा। जब आपके अकाउंट से उसका पे होगा तो निश्चित है वो भ्रष्टाचार से दूर रहेगा। और जो मैनेजर हैं, कुछ नए युवा मैनेजर आए हैं मेरे यहाँ रहे हैं, के बिधुआ जी बहुत अच्छे मैनेजर थे। और के बिधुआ के समय में मैंने कम से कम यह तो 25 केसेस बनवाए होंगे। 1 रुपये का लेन देन मैंने उनको नहीं किया है। अब ये अलग बात है कि हम बैठे हैं, आप चाय पी रहे हैं, हम भी चाय पी रहे हैं, हमने आप पिला दी, कल उन्होंने पिला दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है ना। कोई किसान ऐसा मिल सकता है कि जो कह दे कि हमने किसी से बनवाया था हमारे द्वारा और हमने उसको 2 रुपये दिया। मैं कहता हूँ पूरी पंचायत में आप पता कर लीजिए कि हमने किसी का 1 पैसा लिया हो किसी कार्य कराने का। आप लोगों को जागरूक करेंगे, उनको उनका अधिकार बताइए और फिर उनका मोटिवेशन करने के साथ उनकी लड़ाई आप खुद लड़ने चले जाइए। अगर कहीं लगता है आप उनसे, आप कॉन्टैक्ट, मेरा नंबर रहता है कॉन्टैक्ट में, जहाँ आपको लगे कि मेरी आवश्यकता है अटेंडम में उस जगह पर उपलब्ध रहूँगा आपको जी। आप कहीं पैसा नहीं। थोड़ा सा वकील साहब भी हैं राजन जी, जो पेशे से वकील हैं, उनसे थोड़ा सा इस बारे में। जी, मेरी सेवा तो वैसी समाज सेवा है। मैं हमेशा लोगों के बीच समाज सेवा ही करता हूँ, क्योंकि वो चाहे पुलिस प्रशासन से भिड़ने की हो, चाहे तहसील स्तर पर भिड़ने की हो, या किसी नेता या किसी अधिकारी, किसी भी अधिकारी से भिड़ने की हो, तो हम वैसे ही साज भला लोगों की सेवा में भिड़ जाते हैं जी। जैसा कि अभी मेरी ग्राम खिरिया में खलिहान पड़ा है और खेल का मैदान भी है। वो इसमें लोग किसान अपने बीच समय खलिहान रखते हैं, बाकी समय खेल का मैदान रहता है। तो कुछ अराजकताओं लोगों द्वारा उस पर अवैध कब्जे की नीयत से कब्जा होने लगा था जी। और नाम लिया था ग्राम पंचायत भवन का। तो हमने उस पर ज़बरदस्त 1 महीने संघर्ष किया। एसडीएम साहब को आने नहीं दिया, तहसीलदार साहब को आने नहीं दिया फील्ड में कि हमारे बीच नहीं आ सकते, ये गलत हो रहा है। तो वास्तव में हमारी जीत हुई और हमने उनको ज़मीन इस तरह से ज़मीन दी कि वहाँ कोई सोच नहीं रहा था कि यहाँ ज़मीन होगी। तो हमने लेखपाल से मिलकर उनकी बहुत बड़ा संघर्ष में साथ दिया।
और ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जो हम गांव में देते हैं और देते रहेंगे। बहुत संक्षिप्त में धन्यवाद आपका। बिल्कुल, तो बात करते हैं आप सभी की प्लानिंग की कि आप अगर जीतते हैं, अगर कुर्सी पर बैठते हैं जी। तो आप क्या क्या काम करवाएंगे। शुरुआत रोबिन जी से करते हैं। बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को कि ये सारे हमारे एक आदर्श और निर्मल ग्राम की ज़रूरतें हैं। आज हम इस मैनिफेस्टो को लेके आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो अति आवश्यक चीज़ें हैं वो है सड़क, पानी, बिजली। ये होना ही चाहिए क्योंकि हर गरीब की आवश्यकता है। इसके बिना बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। लाइट के बिना पानी नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ जो हम अपनी तरफ से दे सकते हैं उसके बारे में मैं चर्चाएं करूंगा। मैंने बोला है कि कक्षा 10 तक संभवतः फ्री क्लासेस करने की कोशिश करेंगे। अगला मेरा जो टारगेट है वो लड़कियों के लिए है, छात्राओं के लिए है। उनके लिए फ्री ऑफ सिलाई सेंटर की व्यवस्था, उनको सिखाने वाले होंगे। उनके पास जितना टाइम है उनको एक स्वावलंबी बनाने के लिए हम पूरी रूप से काम करेंगे। टाइम जितना है उनके पास सीखेंगी। कम से कम शादी के बाद आप कहीं भी जाएंगी तो बेहतर कर पाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। लड़कियों के लिए प्लस पॉइंट होगा। इसके बाद मैंने देखा कि अभी जैसे मैं आता हूँ, मेरे पास कॉल आती है कि भैया हमारा तहसील का काम है, खतौनी निकलवाना है या कुछ और ब्लॉक के काम है। तो मैं अपनी ग्राम सभा के लिए अगर मैं आता हूँ सत्ता में, तो किसानों के लिए हम CSC सेंटर की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि किसान भाई जो हमारा पूरा दिन का टाइम बर्बाद करते थे सरीला जाके, वो कम से कम अपने गांव बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट खसरा, खतौनी, फोटोकॉपी तमाम चीज़ें वो करवा पाएंगे। अगली चीज़ क्या होगी? बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जैसे एक्सीडेंट हो गया या उनका महिलाओं का डिलीवरी टाइम है तो उनके लिए हम एक निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जो सार्वजनिक होगी, हर समय जनता के लिए होगी। आपको कोई इमरजेंसी है, आप उसको झांसी, कानपुर कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे गांव में ना तो शमशान घाट है ना कब्रिस्तान है। सरकार द्वारा इस काम को कराने की अनुमति है, लेकिन कब्रिस्तान कुछ लोगों के द्वारा कब्जा में ले लिया गया है। उनको कब्रिस्तान तक जाने के लिए सड़क नहीं है। ये सारे काम हमारे मैनिफेस्टो में हैं। और अगले जो काम है वो है हमारा, जितना भी हमारा काम होगा हम एक ग्राम सभा के माध्यम से डिसीजन लेंगे और करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे ग्राम सभा में जो भ्रष्टाचार नाम का शब्द है ये बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि जब ग्राम सभा की अनुमति और ग्राम सभा की मौजूदगी में सारे डिसीजन लिए जाएंगे तो मुझे लग रहा भ्रष्टाचार चांसेस ही नहीं है। हमारी ग्राम सभा भ्रष्टाचार से शायद मुक्त हो पाएगी। हमारे पास और भी मुद्दे हैं, जैसे कि मैं कहूँ मेरे गांव में एक सरकारी अस्पताल भी है, ना तो वहाँ पे कोई डॉक्टर बैठता है ना कोई वहाँ पे दवा उपलब्ध है। और मेरे गांव में एक बैंक की शाखा है, उस बैंक की शाखा से ना तो गरीबों के काम होते हैं ना गरीबों को पैसा समय पर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ चंद लोगों की वजह से नहीं हो पा रही हैं वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। आज भी मैं बहुत सारे लोगों के, जैसे कि जिनका किसान सम्मान निधि पैसा नहीं आ रहा है, अगर मुझे पता चलता है कि इन लोगों का नहीं आ रहा तो मैं उनको करवाने की कोशिश करता हूँ। और अगला मुद्दा हमारा रहेगा, चाहे वो विकलांग हो, वृद्धा हो या विधवा हो, इन सारे लोगों को सरकार द्वारा जो भी लाभ दिया जा रहा है हमारी तरफ से उनको पूरी कोशिश रहेगी दिलवाने की। आज कुछ लोग वंचित हैं। आज मेरे गांव में आधे से कम लोग हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसकी देखरेख करने वाले नहीं हैं। तो हमारे मैनिफेस्टो में मैं कहूँगा कि कैमरामैन इन सारी चीज़ों को लोगों तक दिखाए, पहुँचाए, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो बड़ा है। बिल्कुल। आप तो मुझे लगता है आप अपनी जो मुख्य बातें हैं वो कह चुके होंगे जी। हम बढ़ते हैं नरेश जी की तरफ, वो भी अपनी मुख्य बातें जो है वो जनता के सामने रखें। सबसे पहला मेरा जो आघात होगा पंचायतों पे, ये व्यवस्था बहुत ख़राब है।
कि तो पंचायत शाला में या कह लीजिए कि जहाँ पंचायत बैठता है वो मिलन केंद्र है या पंचायत भवन बने हुए हैं, प्रधान वहाँ नहीं बैठते। तो एक तो अभिशासन ने एक व्यवस्था की है कि हर पंचायत सेंटर पर CSC केंद्र खोले गए। किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है, इन सबके ऑनलाइन डाटा के लिए एक CSC सेंटर खोला गया, गवर्नमेंट ने खोला है। अब आती है बात कि हर समय हम पंचायत भवन पर नहीं बैठ सकते, तो काम कैसे होगा? क्योंकि हमारे यहाँ एक क्या है कि हमारे जो प्रधान जी हैं वर्तमान में वो बैठते हैं महुआ में, तो जनता को 30 रुपये किराया इधर से और 30 रुपया उधर से, तो हो गया 60 रुपया। इसके बाद प्रधान जी नहीं मिलते हैं, समय की तो बर्बादी। क्या हुआ कि एक दिन अगर लेबर वर्ग का आदमी बेचारा है और वो महुआ गया तो 300 रुपया उसकी लेबर मारी गई और 60 रुपया उसका जेब का गया। अगले दिन पुनः वो जाएगा तो कितना हो गया उसका 300 दूनी 600 रुपये और 60 दूनी 120, 720 रुपये तो उसके बेचारे कैसे ही गया। इसके अलावा उसने कुछ खाया नहीं है, भूखा है, तो और खर्चा। तो हमने क्या सोचा है कि ये व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और हर किसी पंचायत में बहुत कम पंचायतें ऐसी होगी जहाँ प्रधान घर से बैठ करके 24 घंटे काम करता है। हमने अभी तक काम ना प्रधान रहते हुए भी इसी प्रकार से करने का प्रयास किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रधान के सिग्नेचर से ही कई काम होते हैं और प्रधान जी कहते हैं कि हम साइन नहीं करेंगे, प्रधान जी नहीं है, या आपने हमारे कौन हमको वोट दिए हैं, कर देंगे जब करना होगा जी। तो ये दादागिरी हमको बंद करनी है। एक सिस्टम क्या है, एक तो सरल स्वभाव से काम करेंगे, किसी को अपना जो सिस्टम है अभिमान है वो अपने तक ही सीमित रखेंगे, गरिमा सबकी बना करके सम्मान बना के। मैंने क्या किया है, सबसे पहला आघात मेरा यही है कि मैं खुद के मकान पर मुझे एक अभी बनाना था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जिस वजह से मैं समय अभाव कारण एक ऑफिस डेवलप नहीं कर पाया जी। लेकिन वो काम मैंने अपने खुद के भवन से किया है। अब मैं उसको और ऑफिस डेवलप करूँगा और वहाँ काम क्या होगा, वहाँ एक CCTV कैमरा होगा, 2 लड़के मुझे रखना है। उन लड़कों का काम क्या रहेगा, एक तो कंप्यूटर ऑपरेटर ही होगा और एक लड़का होगा जो लोगों का सम्मान बनाते हुए काम करेगा। उस लड़के का पहले का काम यह रहेगा, कोई व्यक्ति आता है, पहली बात तो जमीन पर बैठने की व्यवस्था नहीं, सभी लोगों को कुर्सी, यानी उनका सम्मान समानता भाव से बना रहे। इसलिए एक लड़का जो रहेगा उसका काम है, कोई भी आए, एक मैंने पूर्वांचल में व्यवस्था देखी थी, वहाँ जाते हैं तो सबसे पहला कोई भी कार्य करने से पहले उसको पानी दिया जाता है और उसका मीठा मुँह कराया जाता है। तो हमारा काम ये रहेगा कि उसको पानी, और वो लड़का क्या करेगा, पानी के साथ उसको जो सीजनल चीज़ें होंगी, बिस्कुट है, पीठा है, कोई भी है, नहीं है तो शक्कर है, उसका मीठा मुँह कराया जाएगा। इतना होने के बाद हमारा जो दूसरा लड़का बैठा होगा उसका काम है, उनका काम पूछेगा, अगर वो एप्लीकेशन लिए है तो उस एप्लीकेशन की कॉपी वो मुझे पेस्ट करेगा, किस पर, व्हाट्सअप वगैरह पे। मैं नहीं हूँ तब की परिस्थिति बता रहा हूँ, मैं हूँ तब तो फिर कोई बात ही नहीं है जी। इसके साथ ही मैं उसको देखूंगा, उसकी संस्तुति कर दूंगा, नहीं है तो हमारा लड़का भी अपने विवेक से काम कर सकता है, क्योंकि वो मेरा विश्वास पात्र होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो एक प्रोफार्मा डले होंगे कंप्यूटर पर, चरित्र का, मृत्यु प्रमाण पत्र की संस्तुति का, आपके और KCC के किसान सम्मान निधि की संस्तुति का, आदि आदि जो है जन्म प्रमाण पत्र का, हर चीज़ की, राशन कार्ड की प्रमाणित करने की संस्तुति का, हर चीज़ का एक खुद का एक डाटा उस पर प्रोफार्मा पड़ा होगा। हम करेंगे, लड़के को लेटर पैड 20 लोगों की पर डे काम करने की व्यवस्था करके जाएंगे, 20 लेटर पैड पर साइन करेंगे, हम लेटर पैड की व्यवस्था चालू करेंगे, 20 लेटर पैड पर साइन होंगे। हमारी अनुपस्थिति में हमारा लड़का क्या करेगा, उनका व्यक्ति का उसका नाम लेगा, उसके पिताजी का नाम पूछेगा, उसका प्रोफार्मा पर उसका नाम डालेगा, उसको प्रिंट हमारे लेटर पैड पर साइन किए हुए निकाल देगा जी। इससे क्या होगा, मेरी अनुपस्थिति में काम उसका नहीं रुकेगा, पत्रांक संख्या चढ़ेगी, रजिस्टर में उसको अंकित किया जाएगा और उसको ओरिजिनल कॉपी देने के साथ फोटो कॉपी को अपने पास रखेगा, वो रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास कि हमने कितने लोगों का सरल तरीके से काम किया है। असुविधा क्या कि लोगों को जो पैसा लग रहा था, 700 रुपये 800 रुपये खर्चा होता था फालतू के कामों में, वो उसका काम हो गया। सचिव को वो काम करना पड़ेगा, अगर हम लिख के देंगे कि फला व्यक्ति की फला तारीख को मृत्यु हुई है, इस बात की पंचायत पुष्टि करती है, अगर जेल होनी होगी तो मुझे होगी ना, प्रधान को होगी, आधार कार्ड लगा होगा, सचिव को वो बना के देना पड़ेगा। आज की व्यवस्था क्या है कि सचिव के पास जाता है, सचिव उसको 50 प्रकार की पट्टी पढ़ा देता है, वो बेचारा नोटरी बनवाने में लगा रहता है। अगर गरीब आदमी के पास यही सारा कुछ करना होता तो काय के लिए, इसलिए जब उसको 50 प्रकार की पट्टी पढ़ाई जाती है, तब क्या करता है, अशिक्षित आदमी या गरीब आदमी बेचारा दलालों को पकड़ता है, आप हमारा बनवा दीजिए, दलाल उसका पैसा लेते हैं, वो बेचारा दर की ठोकर खाता है। हम नहीं चाहते कि मेरी पंचायत का एक व्यक्ति मेरा विरोधी क्यों ही ना हो, वो दर की ठोकर खाए। हमारा सबसे पहला काम है कि उसको सुविधा देना 24 घंटे। एक तो मैं 8 से 6 लड़के लगाऊंगा, 8 से 6 बजे तक के बैठने के लिए लड़के लगाऊंगा, जो 2 लड़के होंगे यही काम करेंगे, मेरी अनुपस्थिति में वो मेरा काम करेंगे, अगर कोई है तो वो सरल तरीके से काम करेगा। इसके बाद 8 से 6 के बाद में, सुबह और बाद में, इसका हिसाब मेरे पास रहेगा। एक तो मिलने का रजिस्टर रहेगा, मेरी अनुपस्थिति में जो व्यक्ति पंचायत के कई काम है कि नहीं बताना चाहता है तो उस रजिस्टर पर अंकित करेगा,
कि आदमी आया था, फला आदमी, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका काम और कितना समय मैं आऊँगा, उसको संपर्क किया जाएगा। आपका कौन कौन से काम थे आप बता दीजिए, अन्यथा की स्थिति में अगर मैं गांव में हूं तो आप वहां मुझसे मिल लीजिएगा, आपका काम बताइए, आपका काम हो जाएगा। सही काम होगा उसका होगा, गलत काम होगा वो हम नहीं करेंगे, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। तो मेरा सबसे बड़ा प्रयास तो यही होना है कि लोग अगर उसके बाद 8 से 6 लगा दिया, उसके बाद कौन करेगा। अगर मैं घर पर हूँ, रात को 2 बजे भी व्यक्ति आएगा, उसका सही काम होगा तो रात को 2 बजे भी गेट खोल करके उसका काम किया जाएगा। ये मेरी प्राथमिकता में है, सबका सम्मान बनाने के साथ उसका काम करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी ये कि हमारे यहाँ क्या है कि 7 विद्यालय चलते हैं। मेरा गांव शिक्षित है, लेकिन कुछ वजह से, जैसे कि अभी हमारे यहाँ ठेका खुला है पिछली पंचायत में, तो उस वजह से थोड़ा सा नशाखोरी बढ़ी है। मैं क्या करता हूँ कि मुझे और मेरा सबसे बड़ा प्रयास यही रहेगा कि लोगों को शिक्षा की ओर जागरूक करना, उसके गुण बताना कि आप शिक्षित बनेंगे तो निश्चित है, आप जब शिक्षित बनेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा और साथ में आपको आर्थिक, आप अगर नौकरी पाएंगे तो निश्चित है कि आपको आर्थिक उन्नति होगी। इसलिए मेरा सबसे बड़ा फोकस जो रहेगा वो शिक्षा पर रहेगा, विद्यालयों का मॉडर्नीकरण करना। सरकार भी चाहती है कि हर विद्यालय का टालसीकरण हो, हर विद्यालय का मतलब अच्छा प्रस्तुत किया जाए, उसका शिक्षा हो। तो सरकार ऑनलाइन शिक्षा भी दे रही है, हर प्रकार से मोटिवेशन कर रही है, शिक्षकों को प्रशिक्षण कर रही है। क्योंकि मेरी मैसेज है, मेरे पापा हैं, वो बताते भी हैं कि जो जिस प्रकार से सरकार अगर काम कर रही है, अगर सरकार अपने एम में सक्षम रही तो निश्चित बड़े बदलाव होंगे। क्योंकि हर टीचर के हिस्से में अगर एक विद्यालय में 6 टीचर हैं तो सबको 10 बच्चे दिए गए हैं, आप 10 बच्चों को मोटिवेशन करना है, आपको उनको पढ़ाना है, तो अब बढ़ गया ना, तो आप वो सुधार होगा। तो मेरा क्या है कि सारे विद्यालयों का मॉडलीकरण कराना, टालसीकरण कराना, उनका पीओपी पुट्टी कराना और उनको उनके लोन वगैरह कंप्लीट कराना। इससे क्या होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज की तरफ भागते हैं, जब वही सुविधा हमको, वही डेकोरेशन हमको उन विद्यालय में मिलेगा तो निश्चित है गार्जियन उन विद्यालय में पढ़ाने के लिए लायक रहेगा। बिल्कुल। और हमारी निगरानी क्या रहनी चाहिए, हम ये देखेंगे विद्यालय में टीचर समय से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं। अगर हमको लगता है कोई टीचर बहुत बाहर का है, वो समय नहीं दे पा रहा है, तो आप संस्तुति करवाइए अपनी पंचायत के द्वारा कि इस टीचर का कहीं प्रस्थान स्थानांतरण ऐसी करा दिया जाए जो उसके लिए उचित रहेगा, वहाँ वो पढ़ाएगा। अगर हमारी पंचायत में इससे डिस्टर्ब हो रहा है, उसका भी हित रहेगा और हमारा भी हित रहेगा। ठीक है, बराबर। और बहुत सारे काम है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि गौशाला का संचालन है, प्रधान ने दादागिरी करके गौशाला संचालन में बहुत परेशान किया लोगों को। मेरा प्रयास रहेगा फसल खड़ी होने के साथ गौशाला का संचालन सुचारू रूप से चलाया जाए। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन से बात की जाए, अगर प्रशासन उसमें कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसमें हम लोगों की एक बैठक करें और उसका एक रास्ता निकालें कि इसका कैसे सही तरीके से संचालन होगा। हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों के साथ हमारा जो संपर्क है वो सीधा टच में रहे। एक तो क्या है कि प्रधान जब गांव में जाता है तो लोगों का क्या है, लोग सम्मान करते थे कि किसी पद पर पहुंचेंगे तो लोग सम्मान करेंगे, तो कुर्सी मिलना, हम इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। लोगों से हमारा सीधा संवाद बना रहे, इसलिए हम कुर्सी व्यवस्था पंचायत के अंदर खत्म करेंगे। हम जहां वो बैठेगा हम उसी जगह हम बैठेंगे। बहुत बढ़िया। रही बात इसकी कि जब प्रशासकीय व्यवस्था होगी, प्रोटोकॉल होगा, तो प्रधान अपनी उस प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठेगा, लेकिन जनता के संपर्क के लिए वो जनता के स्तर पर ही बैठेगा, उसमें कोई विरोधाभास नहीं। और सीधा संपर्क जनता से, जब हम जनता के बीच में रहेंगे तो जनता हमें हमारी बात, अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रख सकती होगी। कुछ मजरे हमारे यहाँ हैं जो कि, और मैंने अभी 9 रास्ता प्रस्तावित कराई इस जरिए विधायक से जिला कार्य योजना के तहत। क्या था कि वो रास्ता बहुत ख़राब थी, लोगों को अगर वहाँ बीमार हो जाए तो अगर आप ले जाना चाहें तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुँचेगी। तो मैंने वो 1-1 किलोमीटर की 2 रास्ता है वो कराई हैं। ऐसे 9 सीसी मैंने पास कराई है। अभी मेरे यहाँ जल नल चल रही है, हमारे शिकायतों के बाद उस पर कार्य हुआ। आज वो 1 करोड़ 4 लाख की परियोजना है वो चल रही है। सरकार ने विद्युतीकरण करा दिया, कोई मजरा ऐसा नहीं है। देखो समस्या जेन्युइन होती हैं, छोटी छोटी समस्या है लोगों की। आपके पास क्या आता है, आदमी आता है, उसको अरे उसका लड़का कहीं पोस्टेड हो रहा है, उसको चरित्र बनना है, प्रधान कहता है मैं इसको जानती नहीं। जब आप वोट लेने आते हैं तो आपको उसके घर पर घंटों इंतजार करते हैं वो आ जाए। जब आपको साइन करने की बात आती है तो आप कहते हैं अरे यार मैं तो इसको देखा ही नहीं। तो हमारा क्या है कि ये जेन्युइन समस्याएं खत्म करना, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं। अगर कोई विवाद हो गया है, अब पुलिस आई है तो आप जो सही है वो बात रखवाइए ना, उसका समझौता करा दीजिए, सुलह करा दीजिए। आप 2 पक्षी बात करिए, एक पक्षी बात न करिए। जो सही है आप बोलिए, अगर सही बोलेंगे तो घर पे आदमी विचार करेगा एक बार, तो जरूर उसको एहसास होगा कि प्रधान जी ने जो बात कही थी वो यार सही तो थी। हम लोगों से गलती हुई इसलिए तो उन्होंने ऐसा कहा है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई बूढ़ी टुकरिया अगर मतलब बूढ़ी शादी हमको रास्ता मिल जाती है और हम देखते हैं कोई विधवा है और वो परेशान है, हम वैसे तो हम बड़े वो इस चुनाव के समय पे बड़े हितैषी बन जाते हैं। अरे आप जब जानते हैं, सबको जानते हैं कौन गरीब है कौन क्या है, आप रास्ते में निकलते हैं तो एक बार पूछ तो सकते हैं उनका दर्द बांट लीजिए। निश्चित है आपको अगर वो कुछ नहीं करेगी, वोट नहीं देगी तो दुआ तो देगी।
ठीक है। तो आप उनसे पूछिए कि दादी क्या समस्या है, क्या लड़के बच्चे आपको खिला रहे हैं, कोई समस्या, अगर आपको समस्या लगती है तो उसके कागज आप खुद लीजिए। अब जनसेवा करने उतरे हैं तो उसके कागज आप स्वयं लीजिए, उसकी पैरवी करिए, उसका संस्तुति करिए और आप सच हो यहाँ उसको जमा कराइए, तो निश्चित है कि उसको लाभ मिलेगा। आप जो पैसा आपकी जेब से नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने क्या बनाया है, मैंने खुद उस आपने जो मेरा ऑफिस रहेगा उसमें हर कार्य का एक अलग रजिस्टर होगा, उसकी एक फाइल होंगी, उसके एक निश्चित रैकें होंगी, उसमें उनको रखने की व्यवस्था होगी। हर वर्ष का उसमें डाटा रहेगा। कोई व्यक्ति अगर आ जाता है कि मेरा काम नहीं हुआ है तो हमको उसको काम दिखाने के लिए रहेगा कि भैया आपका काम यहाँ है, इस फाइल पहुँची आपकी, यहाँ काम आपका रुका हुआ है, तब उसको तो उसकी संतोष होगा। हर वर्ष में अपनी पंचायत में एक वार्षिक उत्सव बनेगा, जो जैसे 26 जनवरी है, उसमें हम अपना पंचायत का 1 वर्ष पूर्ण होने का, पर 2 वर्ष पूर्ण होने का ये उत्सव मनाएंगे और उसमें जो कार्य हमने पूरे मतलब उन वर्षों में किए हैं उन कार्यों को हम दिखाएंगे और कौन से अच्छे कार्य हम करने वाले हैं उन चीज़ों को भी हम बिल्कुल वहाँ रखेंगे। बिल्कुल। बात करते हैं जलन जी से। जलन जी, आप भी जो प्लानिंग की है, आप जो काम कराने वाले हैं, अगर जनता आपको चुनती है तो आप रखिएगा जी। बड़े भैया जी, ये है कि हमारे यहाँ तो अभी इतनी पिछड़ा गांव है तो वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी स्कूल है तो हमारा जंगली एरिया है, तो अभी स्कूल की भी बाउंड्री होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई। तो सबसे पहला हम उसको स्कूल के क्योंकि कहा शिक्षा से हम बच्चों को अगर शिक्षा के लिए अच्छा प्रोत्साहन देंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे तो वही आगे चल के हमारा भविष्य है। तो हम सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे और स्कूल का कायाकल्प भी करेंगे और सुंदर व्यवस्था भी करेंगे, हरी भरी पेड़ पौधे भी लगाएंगे, और दूसरा शमशान घाट का भी निर्माण वो भी करवाएंगे और जलपेय की भी सुविधा करवाएंगे। ये काफ़ी कार्य हैं जो नहीं, अभी बिल्कुल कुछ भी कार्य नहीं हुए, क्योंकि अभी तक प्रधान जी जो है वो अपने में लगे रहे, क्योंकि अभी गौशाला है, गौशाला बंद तो गई लेकिन उसमें पशु नहीं पहुँचे, गौ माता नहीं पहुँची, ना बैल पहुँचे, कोई भी नहीं पहुँचा, क्योंकि गौशाला तो निर्माण हो गया, उसका पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया। क्योंकि ये भी होता है, क्योंकि आजकल सचिव भी अपने चंद पैसों में बिक जाते हैं। हम शिकायत करते हैं तो सचिव क्या है कि सचिव भी साथ प्रधान के साथ लग जाता है, उसका भी ट्रांसफ़र हो गया है। अब सुनील वर्मा जी आ गए हैं, अब उनके कार्य को देखते हैं। देखो अभी उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में आने के लिए, लेकिन हम समस्या रखेंगे, कई शिकायतें कि उसका निवारण हुआ, यही हम कहेंगे। जो अभी हमारे यहाँ तो अभी कुछ भी कार्य नहीं हुआ, हम उनको पूरा करेंगे। और सबसे पहला है तो हम तो, क्योंकि पंचायत घर भी नहीं बना तो वहाँ पर लोग आएंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान होता है। जो हमारा गांव का जनता आएगी, माता बहनें आएंगी, उनका हम सम्मान करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे यहाँ बहुत सी कमियाँ हैं, उनको सुधार लाएंगे। बिल्कुल। राजेंद्र जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे। जी राघवन जी, ऐसा है कि 5 साल कार्य अच्छे से करो तो कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे गांव में तो देखा जाए तो 15 साल से कोई विकास के नाम पर कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि मोक्षधाम की पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लेनी है और करनी है। मैं नहीं, कोई भी और बना तो बनवाने के हम इस बार छोड़ेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे कुछ लोगों के कब्जे में जा रहा है। तो उसकी बाउंड्री की व्यवस्था, उसमें बरसात हो या कोहरे जैसे मौसम में छतों की व्यवस्था, तो जैसे मोक्षधाम की व्यवस्था बनाई जाती है उसकी उत्तम व्यवस्था की कोशिश करनी है, करनी नहीं, इस पंचवर्षीय में लाना है। और एक कब्रिस्तान की व्यवस्था वो ही इसी तरह है, खेतों में जाके लोग उस पर कब्जा किए हैं, ट्रैक्टरों से चारों तरफ तोड़ दिए हैं। तो उसकी देखो, हम या हिंदू हों या मुस्लिम हों, हमें तो गांवदारी में एक समान रहना है। जब हम अपने कब्रिस्तान उसको मोक्षधाम की व्यवस्था करेंगे तो हमें कब्रिस्तान की भी ओर देखना है, क्योंकि उन लोगों को भी दुख ना हो। तो दोनों तो भी बहुत ज़रूरी हैं। और जो हमारे गांव में सीसी जर्जर सड़कें पड़ी हैं उनको भी देखना है। और सबसे ज़्यादा पेयजल की समस्या, क्योंकि मैं 1-2 बार प्रयास भी कर चुका हूँ, विधायिका जी के पास गया तो बोली भाई हेडपम्प अलाउ नहीं है गाँव में। और हम जिस सचिव से बात की तो बोले भाई वकील साहब रिबोर आएंगे, तो हमने कि कब आएंगे, बोले प्रधान से बात करिए। अब बताइए, मुखिया आप हैं सचिव और प्रधान से बात करिए। और ऐसी बहुत सी समस्याएं, तो हमें अभी तो टाल दिया गया था कि ये पेयजल की समस्या, ऊपर से टंकियां आ रही हैं गांव में। तब कि हमने पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ एक ज्ञापन भी दिया था, पत्रकारिता भी कराई थी टंकी के बारे में। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। और फ्री कोचिंग देना, क्योंकि गांव में देखो, मेरे गांव में तो कोई शिक्षित आदमी है ही नहीं है, कोई कोचिंग पढ़ाने वाला है ही नहीं है, कोई सरकारी नौकरी वाला है ही नहीं है। केवल 1-2 लोग, कि एक पुलिस में है, एक प्राइमरी टीचर थे तो वो रिटायर्ड हैं,
और बाकी कोई मेरे गांव में सर्विसमैन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम संघर्ष करेंगे, कोचिंग सेंटर पर फोकस डालेंगे, तो ज़रूर है कि जो बच्चे बाहर कोचिंग नहीं पढ़ने पाते हैं, जाते हैं, तो वो हमारे गांव से शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम मेहनत कराएंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इन सब बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे रविंद्र जी जो कैमरा पर्सन है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो मेहमान यहाँ पर आए उन सभी का धन्यवाद, और जो जनता हमें देख रही है उसका भी बहुत बहुत